हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रीकैप सीरीज में ये पहला लेक्चर है वेव ऑप्टिक्स का। अब यहाँ पर हमने रीकैप सीरीज में थोड़े से बदलाव किए हैं, तो बदलावों के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। हमने इस बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ कुछ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको ये बदलाव पसंद आएगा और इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अब देरी तो नहीं करनी चाहिए, शुरू करते हैं रिकैप सीरीज का वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर। तो बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे समझिए, जब एक या एक से ज़्यादा वेव्स एक ही मीडियम में एक साथ ट्रेवल करती हैं तो वो मीडियम के डिफरेंट पॉइंट्स पर मिलती हैं। जब ये वेव्स मीडियम के डिफरेंट पॉइंट्स पर मिलती हैं तो किसी भी पॉइंट पर मीडियम के पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो सभी वेव्स के द्वारा दिए गए डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर एडिशन होता है। अगर दो वेव्स मिल रही हैं तो किसी भी पॉइंट पर मीडियम के पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 का वेक्टर एडिशन होगा, और अगर तीन वेव्स मिल रही हैं तो y1, y2 और y3 का वेक्टर एडिशन होगा। तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। तो when two or more waves overlap मतलब मिलती हैं, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है is the vector sum of the instantaneous displacement that would be produced at the point by the individual if each wave were present alone। तो देखिए, तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है y इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल वर्ड में हम बोले कि सभी डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर एडिशन करने पे हमें उस पॉइंट के मीडियम पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स। तो सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि भाई ये कोहेरेंट वेव्स क्या होती है। कोहेरेंट वेव्स में दो प्रॉपर्टी होती है, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दो वेव्स है ट्रैवलिंग इन द स्पेस विद, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है और एक ही पॉइंट पर दोनों वेव्स पहुंचती हैं। तो y1 और y2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स एट दिस पॉइंट। तो पहली वेव का इक्वेशन है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई1, दूसरी वेव का इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई2। तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो होगा, हम इसे फाई बोलेंगे, फाई2 माइनस फाई1। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दोनों वेव्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या है, सेम है। और पहली वेव का एम्पलीट्यूड देखिए कितना है, a1, और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2 है। अगर हम कहें कि AR रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो AR को कैसे निकाला जाएगा। AR को निकालने के लिए हमें A1 और A2 को वेक्टर मेथड से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। वेक्टर मेथड से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। अब जैसे ये देखिए आपका ये A2 है और ये है हमारा A1। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वो देगा ए रिजल्टेंट, और ये इनके बीच में हो गया फेज डिफरेंस। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया AR, क्योंकि हम जानते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर 2AB कॉस थीटा होता है। तो AR स्क्वायर हो गया आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई। तो इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब बात करें, अगर I1 इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव हो, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, और I2 इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव हो, और IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो, तो हम जानते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह आई लिख सकते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बनेगा, IR इक्वल टू I1 प्लस I2 टू रूट I1 I2 cos फाई। तो इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाई दोनों वेव्स के बीच में क्या है, दोनों वेव्स के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। अब कुछ बातें कर ली जाए आगे बढ़ने से पहले। तो दो केसेस आपको मालूम होने चाहिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। केस 1, व्हेन टू वेव्स मीट एट ए पॉइंट, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इन द सेम फेज, इन द सेम फेज। तो इसका मतलब क्या होता है, सेम फेज के लिए cos फाई क्या होता है, +1। पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरा, सेम फेज में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है, जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, ये मैक्सिमम होता है। दूसरा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये भी मैक्सिमम होती है। तीसरा पॉइंट, फाई फेज डिफरेंस कितना होगा, या तो 0 डिग्री, या 2 पाई, या 4 पाई, या 6 पाई, या 8 पाई, एटसेट्रा। और चौथा पॉइंट, पाथ डिफरेंस कितना होगा। अगर वेव सेम फेज में मिलती हैं तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। 2 पाई का फेज लैम्डा पाथ के बराबर होता है, तो 4 पाई होगा 2 लैम्डा। तो हम इसको बोल सकते हैं n लैम्डा, और जहां n की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सेम फेज का मतलब ये है। सेम फेज का मतलब है इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, तब हम कहते हैं। और cos फाई +1 ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए अब इस सेम फेज को देख लेते हैं। हम जानते हैं AR इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई। सेम फेज, अगर cos फाई +1 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 प्लस A2। पर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब इंटेंसिटी की बात कर लें। IR इक्वल टू I1 प्लस I2 टू रूट I1 रूट I2 cos फाई। अगर cos फाई +1 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी आपकी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और एक केस कर लेते हैं, अगर A1 A2 किसके इक्वल हो, A के इक्वल हो, और I1 और I2 मान लीजिए किसके इक्वल हो, I, तो ऐसे केसेस में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा 2A हो जाएगा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी 2 रूट I का
होल स्क्वायर मतलब 4i, 4 times of the intensity of 4 times of the intensity of one wave, 4 times of the intensity of one wave. अब सेकंड केस कर लेते हैं. When two waves meet at a point in opposite phase, मतलब cos phi की वैल्यू कितनी होगी? -1. तो इसका मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? मिनिमम होगा. और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम. फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन. और चौथी बात, पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाई का मतलब लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन. और अगर cos phi -1 हो तो a मिनिमम का स्क्वायर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2. तो a मिनिमम का स्क्वायर हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर. तो मिनिमम एम्पलीट्यूड ऐसे केसेस में कितना आएगा? a1 माइनस a2. और मिनिमम इंटेंसिटी आएगी I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2. तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी. ध्यान रखिए ये सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए. और अगर A1 और A2 बराबर हो, I1 और I2 बराबर हो, तो उस केस में मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा 0 और मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी 0. और मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी 0. तो ये सारी बातें हमें क्या होनी चाहिए? बिल्कुल याद होनी चाहिए. अब देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. थोड़ी सी थ्योरी, बस कुछ मिनट के बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं. तो इस बार ये थोड़ा चेंज किया है कि पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल इनपुट दे दिया जाए और उसी थ्योरेटिकल इनपुट पे प्रैक्टिस कराई जाए. तो इंटरफेरेंस क्या होता है? तो देखिए इंटरफेरेंस में सबसे पहली डेफिनेशन में तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम. और वेव्स के बीच दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. सुपरइम्पोज ओवर ईच अदर, then the resultant amplitude or intensity in the region of superimposition is different from the amplitude और इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स. तो देखिए ये कंडीशन है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों वेव्स की इंटेंसिटी के एडिशन के बराबर नहीं होगी. तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस. और यहाँ पे हमें कंडीशन तो क्लियर हो गई कि इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए और दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. फेज डिफरेंस टाइम के साथ नहीं बदलना चाहिए. तो जब इंटरफेरेंस होता है तो मैक्सिमा हमें ऐसे जोन्स मिलते हैं मीडियम में. एक कुछ जोन्स मिलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के, कुछ जोन्स मिलते हैं मिनिमम इंटेंसिटी के. मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट बनते हैं मीडियम में. कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. और कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी क्या होती है? मिनिमम होती है. और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जहां इंटेंसिटी ना तो मैक्सिमम होती है ना ही मिनिमम होती है. ना ही मैक्सिमम होती है ना ही मिनिमम होती है.
तो ये कंडीशन है। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हो गया, देखो cos फाई प्लस 1, इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। When resultant intensity is greater than the sum of two individual wave intensity, then the interference is said to be constructive. अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब cos फाई माइनस 1, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, वो जोन जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, मिनिमम इंटेंसिटी जोन। तो यहाँ पे बोला गया है व्हेन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज लेस देन द सम ऑफ टू इंडिविजुअल वेव इंटेंसिटी, देन द इंटरफेरेंस इज सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव। तो देयर इज, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, पहला सही है, दूसरा गलत है, दो सही है, एक गलत है। इसलिए थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। देयर इज नो वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द इंटरफेरेंस। तो एक्चुअली क्या है, इट इज द केस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। किसी पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा होगी, किसी पॉइंट पर कम होगी। जिस पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा होगी तो उसे बोलेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी जोन, और जिस पॉइंट पर एनर्जी कम होगी उसे हम बोलेंगे मिनिमम इंटेंसिटी जोन। तो एनर्जी फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम एनर्जी शिफ्टेड टू द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। और हमेशा आप याद रखिए, इन इंटरफेरेंस, इन इंटरफेरेंस, इन इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा are formed alternately, are formed alternately, एकांतर क्रम से बनते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जा सकता है। टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे emit light waves of the same frequency and start with the same phase and have a constant phase difference। तो ये हम आपको बता ही चुके कि जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा और दोनों की फ्रीक्वेंसी या हम कहें वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी, तो ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस। और ऐसी वेव्स को हम बोलेंगे कोहेरेंट, कोहेरेंट वेव्स। अब ये पूछी जा सकती है कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस। पहला, द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। दूसरा, टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो, संकीर्ण होने चाहिए। तीसरा, टू सोर्सेस मस्ट बी क्लोज टू टुगेदर, एक दूसरे के पास होने चाहिए। चौथा, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम टू सोर्सेस शुड बी लार्ज। पांचवा, फॉर गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स शुड बी नियरली इक्वल। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि मैक्सिमा और मिनिमा में विभेद करा जा सके, उन्हें उनमें डिफरेंशिएट करा जा सके, उन्हें अलग अलग देखा जा सके, उन्हें अलग अलग पहचाना जा सके। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द फील्ड ऑफ व्यू द सोर्स शुड बी नैरो एंड मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ। उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? उनकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। टू सोर्सेस ऑफ, अब देखिए अब न्यूमेरिकल आ गया, ये पहला न्यूमेरिकल है। तो अब देखिए पहले सोर्स की इंटेंसिटी दी गई है I1 इक्वल टू आई, और दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी दी गई है 4i। फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेस सुपर इम्पोज विद फेज डिफरेंस ऑफ। तो पहला हम करेंगे, फेज डिफरेंस है 0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I1
रूट I1 प्लस रूट I2 मैक्सिमम हो जाएगी। इसे हम बोल सकते हैं आई मैक्स। तो ये हो गया आपका रूट I प्लस रूट 4I। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस हो गया रूट I टू रूट I। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई 3 रूट I होल स्क्वायर दैट इज 9I। तो इसका आंसर आ गया आपका 9I। अब दूसरा, व्हेन फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2, तो फॉर्मूला यूज करिए IR इक्वल टू I1 प्लस I2 टू रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। तो IR I1 है आपका I, ये है आपका 4I टू रूट I रूट 4I, और ये हो गया कॉस पाई बाय 2। तो हम जानते हैं कि कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई I प्लस 4I 5I 2, और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 4 का रूट I इंटू रूट I, और ये तो हो गया 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई आपकी 5I। अब तीसरा केस, फेज डिफरेंस कितना है, पाई है। तो जब फेज डिफरेंस पाई होता है तो कॉस फाई हो गया आपका कॉस पाई दैट इज -1। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर 4I माइनस रूट I होल स्क्वायर। तो मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी 2 रूट I माइनस रूट I होल स्क्वायर। तो मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी रूट I का होल स्क्वायर। तो मिनिमम इंटेंसिटी हो गई आपकी I। अब हमसे पूछा गया है कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो वो तो निकल जाएगा क्योंकि मैक्सिमम हम निकाल चुके हैं 9I, और ये आ गई I। तो रेशियो होगा आपका 9:1। तो इसका रेशियो आ जाएगा 9:1। तो ये तीनों सवाल आपके हो गए। अब देखिए अगला सवाल, two sources of light of the same frequency produces intensity I and 4I at a point P when used individually. If they are used together such that the light from them reach P with a phase difference of 2 pi by 3, the intensity at P will be। तो देखिए सबसे पहली बात तो क्या दिया है, फेज डिफरेंस दिया हुआ है 2 पाई बाई 3। अब आप जानते हो कि पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 180। तो 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3 60, ये हो गया 120। तो कॉस फाई हो गया कॉस 120 डिग्री, जो कि होता है -1/2, जो कि कितना होता है -1/2। तो अब हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ फाई। तो ये हो गया I 4I 2 रूट I रूट 4I कॉस 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई I प्लस 4I 5I 2 इंटू रूट I इंटू रूट I। ये 2 यहाँ से आएगा 4 का रूट, और cos 20 होता है -1/2। ये 2 कैंसिल हो गया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी 5I माइनस 2I। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का आंसर होगा 3I। तो देखिए सवाल करने से क्या होता है, फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। फॉर्मूले को याद करने से फॉर्मूला कभी याद नहीं होता, क्वेश्चंस लगाते जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 3I।
अब देखिए फिर से भाई, टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I interfere to produce a fringe pattern on the screen. The phase difference between them is pi by 2 at point A and pi at point B. Then the difference between the resultant intensity at A and B. तो सबसे पहले A के लिए सॉल्व करते हैं। I1 plus I2 2 root I1 root I2 cos pi by 2, तो ये हो जाएगा IR will be I1 plus I2, ये 0 हो गया। तो A पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई I plus 4I, कितना आ गया 5I। अब B पर फेज डिफरेंस कितना है B 5, तो IR इक्वल टू, अच्छा फेज डिफरेंस कितना है पाई है, तो एट B पाई इज पाई, तो इंटेंसिटी इज मिनिमम, इंटेंसिटी इज मिनिमम होगी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि पाई पर इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4I माइनस रूट I होल स्क्वायर। तो I मिनिमम हो जाएगा 2 रूट I माइनस रूट I होल स्क्वायर, तो I मिनिमम हो जाएगा I। तो हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट A एंड B, तो ठीक है, इंटेंसिटी एट A, इंटेंसिटी एट A 5 पाई 5I and intensity at B I, difference 5I minus I, the answer is 4I. The second answer is the right answer. अब देखिए अगला सवाल, in Young's double slit experiment the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k. The intensity of light at a point where the path difference is lambda by 3, lambda is the wavelength of light used is। तो देखिए पहली चीज, पाथ डिफरेंस कितना है हमारा लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई, और cos 2 पाई क्या होता है +1, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस हो गया। और दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए कि यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों वेव्स की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। ये पहली चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तब इंटेंसिटी क्या होती है, तो हम जानते हैं इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, रूट I प्लस रूट I होल स्क्वायर 2 रूट I होल स्क्वायर, दैट इज 4I इक्वल टू k गिवन। तो ये तो दिया हुआ है। अब हमें उस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है जहां पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 3। तो जब पाथ डिफरेंस, समझिए बात को, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 होता है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, टू पाई बाय 3, मतलब
2 इंटू 180 अपॉन 3 60 120 डिग्री। तो अब इंटेंसिटी होगी हमारी I प्लस आई 2 रूट आई, क्योंकि दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम होती है यंग्स एक्सपेरिमेंट में, कॉस 120 डिग्री। तो I प्लस आई कितना हो गया आपका 2i, और कॉस ये हो गया -1/2, 2 से 2 कट गया। तो ऐसे केसेस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी 2i माइनस आई, कितनी हो गई I। पर 4i किसके बराबर है, k के बराबर है। 4i किसके बराबर है, k के बराबर है। तो i किसके बराबर होगा, k/4। तो अब हम कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, k/4 होगी। यही आपका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो पहला आंसर इसका क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए द इंटरफेरेंस pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. In the interference pattern, I max minus I minimum upon I max plus I minimum will be। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इंटेंसिटी का रेशियो कितना है, n। तो इंटेंसिटी का रेशियो कितना है, n है, यह हमें दिया हुआ है। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो हो जाएगा हमारा √n। ठीक है, ये गिवन था हमें। अब हमें निकालना है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। तो क्या करना होगा, देखिए इसका एक टेक्निक है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। तो देखिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिवाइडेड बाय आई मिनिमम। तो ये हो जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, और ये 1 हो जाएगा क्योंकि आई मिनिमम से डिवाइड करेंगे तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम अपॉन आई मिनिमम 1। तो ये हो जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम प्लस 1। अब हम जानते हैं कि आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, होता है r+1 अपॉन r-1 होल स्क्वायर। मतलब r क्या होता है, a1 अपॉन a2, एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, और एम्पलीट्यूड का रेशियो हम देख चुके हैं कितना है, √n। तो ये हो जाएगा √n+1 का होल स्क्वायर अपॉन √n-1 का होल स्क्वायर। पर हमें ये निकालना है, वी नीड टू फाइंड दिस। तो चलिए निकालते हैं। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम -1 अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम प्लस 1, और ये तो हमारे को दिया हुआ है √n+1 अपॉन √n-1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन √n+1 अपॉन √n-1 का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा √n+1 का होल स्क्वायर माइनस √n-1 का होल स्क्वायर अपॉन
रूट ऑफ n माइनस वन का तो यहाँ पे भी हमारा एलसीएम आएगा नीचे भी, तो ये हो जाएगा रूट n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। तो अब मिला आपको रूट n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ n माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ n रूट ऑफ n प्लस वन होल स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस आएगा माइनस प्लस, ये थोड़ी गलती हो गई थी तो इसको सुधार देते हैं, प्लस रूट ऑफ n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, n प्लस वन प्लस टू रूट n माइनस n प्लस वन माइनस टू रूट n। इसी तरह नीचे n प्लस वन प्लस टू रूट n प्लस n प्लस वन माइनस टू रूट n। तो अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में कैंसिल क्या होगा, n कैंसिल हो जाएगा, वन भी कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा माइनस और माइनस प्लस फोर रूट n और नीचे बचेगा टू n प्लस टू, तो ये हो गया टू रूट n अपॉन n प्लस वन। तो ये हमारा आंसर है टू रूट n अपॉन n प्लस वन, टू रूट n अपॉन n प्लस वन। फोर्थ आंसर is the right answer. तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था इसमें। अब अगला सवाल थ्योरेटिकल, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस विद टू कोहेरेंट सोर्सेस डिपेंड्स अपॉन, ओनली एम्पलीट्यूड ओनली फेज डिफरेंस, नहीं, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव। तो फेज पे भी डिपेंड करेगा और एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, तीसरा, तीसरा आंसर इसका सही आंसर है। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो देखिए इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें करनी है, कुछ पॉइंट्स है जो पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट के डिवीजन पर आधारित है। तो इसमें करते क्या है, हम लाइट का सिर्फ एक ही सोर्स यूज करते हैं, एक सोर्स से चलने वाली लाइट रेस को दो स्लिट से पास करा देते हैं। तो ये दोनों स्लिट्स, मान लीजिए पर्दे के पॉइंट पी पर ये दोनों वेव्स मिलती है, लाइक दिस। तो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उस सोर्स से चलने वाली लाइट को दो स्लिट से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं, दो स्लिट से गुजारते हैं, और दो स्लिट से गुजर के थोड़ी डिस्टेंस पर हम एक पर्दा रख देते हैं, और ये लाइट वेव्स जो दोनों स्लिटों से आ रही हैं, ये पर्दे के अलग अलग पॉइंट्स पर, स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पर मिलती हैं और उनके बीच इंटरफेरेंस होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि इंटरफेरेंस दो तरह से होता है, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो पर्दे पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है। तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, मैक्सिमा भी होता है और मिनिमा भी होता है।
तो जहां मैक्सिमा मिलता है तो हम उसे बोलते हैं वाइट पट्टी, वाइट फ्रिंज, और जहां मिनिमा मिलता है तो हम उसे बोलते हैं डार्क फ्रिंज, काली पट्टी। तो फ्रिंजेस मिलती है पर्दे पर। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर यह क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए, अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैं आपसे के साथ करना चाहता हूँ। तो देखिए, एक वेव ऐसे मान लीजिए पर्दे के पॉइंट पी पर ये दोनों वेव्स मिलती हैं, और सेंटर सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, y है। तो दो तीन बातें आपको मालूम होनी चाहिए सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये तो पहली बात होगी। कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। अच्छा, पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस होगा S2P माइनस S2P माइनस S1P, और वो होगा D साइन थीटा के बराबर। तो S2P माइनस S1P क्या होगा, D साइन थीटा, या हम उसे लिख सकते हैं D टेन थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, छोटा एंगल है। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया आपका, D टेन थीटा। अब दूसरी बात, डायग्राम को देखिए आप। ये ट्रायंगल आपको दिखाई देता है। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y बाय डी। तो यहां पर हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया, फाइनल फॉर्मूले पे आ रहे हैं, डी वाई बाय डी। तो P एक पॉइंट है जिसके पर्दे के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, y है। अब P पर दो बातें हो सकती है, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, या तो मैक्सिमा बन सकता है या मिनिमा बन सकता है। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, dy बाय डी। तो बस ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एट P। तो देखिए, तो पार्ट डिफरेंस होगा, अगर P पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रही है तो पार्ट डिफरेंस होगा एन लैम्डा। तो एन की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो पार्ट डिफरेंस तो हम जानते हैं कितना था, dy बाय डी इक्वल टू एन लैम्डा। तो y हो गया एन लैम्डा डी बाय डी। तो अब यहाँ पे y को हम क्या लिखना चाहेंगे, y n वाइट। इसका मतलब है y n वाइट का मतलब है डिस्टेंस ऑफ nth ऑर्डर white fringe from the
फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। तो अब आप इसको याद रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यही हमारा काम आएगा। और एन की वैल्यूज याद रखिए, 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। जब हम एन को 0 रखते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं सेंट्रल फ्रिंज की, सेंट्रल वाइट फ्रिंज, सेंट्रल वाइट फ्रिंज, सेंट्रल वाइट फ्रिंज। अच्छा, क्योंकि अब हमारा वाई एन वाइट आ गया, एन लैम्डा डी बाय डी, तो फर्स्ट ऑर्डर की वाइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, 1 लैम्डा डी बाय डी। सेकंड ऑर्डर की वाइट फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, 2 लैम्डा डी बाय डी। थर्ड ऑर्डर का कितना होगा, तो वो भी आप लिख सकते हैं, 3 लैम्डा डी बाय डी। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, इसको काट दीजिए। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट पी, तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ nth order dark fringe is formed at P, तो पाथ डिफरेंस होगा 2n-1/2 इंटू लैम्डा। और हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, dy बाय डी। तो y होगा 2n-1/2 लैम्डा डी बाय डी। अब इस y को हम यहाँ बोलेंगे, y को हम लिखेंगे yn ब्लैक। nth ऑर्डर की ब्लैक फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस दूरी कितनी होगी, 2n-1/2 इंटू लैम्डा डी बाय डी। और याद रखिए यहाँ पे n की वैल्यूज होगी 1, 2, 3, 4। डार्क फ्रिंज को 0 ऑर्डर नहीं दिया गया है, डार्क फ्रिंज को 0 ऑर्डर नहीं दिया गया है। तो डार्क फ्रिंज को 0 ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो ये हो गया हमारा yn ब्लैक, टू n-1/2। अब देखिए इतना सब पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल करने में आपको भी बहुत मजा आएगा। y1 ब्लैक एक रिवीजन है, बहुत रैपिड रिवीजन है, तो 1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा लैम्डा डी बाय 2d। y2 ब्लैक, अब 2 रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 4 -1, 3 लैम्डा डी बाय 2d। अब 3 भी रख सकते हैं, छः और -5, 5 लैम्डा डी बाय डी। तो ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी फ्रिंजेस के बीच में किसी भी ऑर्डर के डार्क फ्रिंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फ्रिंज विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, बीटा। तो बीटा को हम जैसे बोल सकते हैं y2 वाइट माइनस y1 वाइट, या अगर हम बोलें n+1 ऑर्डर की वाइट फ्रिंज माइनस nth ऑर्डर की वाइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस। तो बीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं n+1
लैम्डा डी बाय डी माइनस एन लैम्डा डी बाय डी। अब क्या करना है, कॉमन ले लें, लैम्डा डी बाय डी, तो एन से एन कट जाएगा तो बीटा आ जाएगा आपका लैम्डा डी बाय डी। तो फ्रिंज विड्थ, इसी तरह हम फ्रिंज विड्थ को ऐसा भी बोल सकते हैं वाई एन प्लस वन ब्लैक माइनस वाई एन ब्लैक। तो कैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका लैम्डा डी बाय डी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगी बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। अगर वेवलेंथ बदलेगी तो फ्रिंज विड्थ डेफिनेटली क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और डी आप जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। तो बीटा फ्रिंज विड्थ, इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, इफ द होल apparatus, यंग का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, इज इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो क्या होगा। पहले हम एयर में कर रहे थे, अब एक लिक्विड में हमने पूरे apparatus को डुबो दिया। तो हम जानते हैं कि लिक्विड में वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेवलेंथ के कम होने से फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, लैम्डा। तो देखिए ध्यान दीजिए, बीटा एयर अपॉन बीटा लिक्विड इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा लिक्विड, ये हो जाएगा 1/μ। तो बीटा लिक्विड हमेशा याद रखिए, बीटा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, और एंगुलर विड्थ ऑफ विल आल्सो डिक्रीज। तो लिक्विड में अगर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाए, इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is performed in a liquid, fringe width will decrease, and angular width of fringe, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, will also decrease। तो ये ध्यान रखिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके कई सवालों को बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर क्या कर देगा, 1 मिनट के अंदर क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। अब देखिए, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, हम बात कर रहे हैं विबग्योर की। विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, और सबसे कम होती है वॉयलेट कलर की। तो रेड कलर की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो वॉयलेट कलर की फ्रिंज विड्थ से ज्यादा होगी। तो यही बोला गया, अगर ब्लू लाइट की भी जो वेवलेंथ होती है वो रेड से क्या होती है, कम होती है, इसलिए लैम्डा भी इज रेड, तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। ब्लू लाइट को अगर हम यूज करेंगे रेड लाइट की जगह पे, तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। तो हमेशा विबग्योर का पैटर्न याद रखिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, उससे कम ऑरेंज, उससे कम येलो, उससे कम ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और सबसे कम होती है वॉयलेट की। क्योंकि फ्रिंज विड्थ हमेशा किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अब देखिए, इन अ सर्टेन फील्ड ऑफ व्यू of the screen N1 fringes are formed, मतलब हम N1 fringes देख रहे हैं जब लाइट कितने वेवलेंथ की यूज कर रहे हैं, λ1 की, और N2 fringes दिखाई पड़ती हैं जब हम λ2 वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सीधे सीधे यूज करिए N1 λ1 इक्वल टू N2 λ2। अगर हम पी वाई क्यूज पर ध्यान दें तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। Distance between nth bright fringe and
mth डार्क फ्रिंज। तो ये डिस्टेंस होगा, सीधे सीधे निकाल सकते हैं, yn वाइट माइनस ym डार्क। तो ये हो जाएगा आपका n लैम्डा d बाई डी, और ये हो जाएगा 2m माइनस 1 बाई 2 लैम्डा d बाई टी। तो इस डिस्टेंस को हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट यूज करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स की कितनी वेवलेंथ होती है, 7 वेवलेंथ होती है। अब बात करते हैं सेंट्रल फ्रिंज की। तो सेंटर पे वॉयलेट कलर की फ्रिंज भी बनेगी, इंडिगो भी बनेगी, ब्लू भी बनेगी, ग्रीन भी बनेगी, येलो भी बनेगी, ऑरेंज भी बनेगी, रेड भी बनेगी। सभी की फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगी, क्योंकि सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होगी। पर हम ये भी जानते हैं कि जब इन 7 रंगों को, जब इन 7 कलर्स को मिला दिया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, वाइट होता है। तो यहाँ पे यही हम कहना चाहते हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, फ्रिंजेस ऑफ, नहीं यही पॉइंट काफी है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो देखिए ये हमने फिगर में बताया गया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ को बताया है। ये डार्क फ्रिंज है, दो डार्क फ्रिंज या दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो दूरी है ये बीटा कहलाएगी, और ये होगा आपका डी। तो अल्फा कहलाएगा एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। अब इसको निकाला कैसे जाएगा, आर्क इक्वल टू हम जानते हैं एंगल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ हो गई आपकी बीटा, एंगल हो गया अल्फा, और रेडियस हो गई कैपिटल डी। तो एंगुलर विड्थ होगी बीटा बाय डी, बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी अपॉन डी। तो ये हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी इंटू डी, कैंसिल। तो एंगुलर विड्थ हो जाएगी लैम्डा बाई डी। तो अब आपको याद रखना है, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। ये कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करती, कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करती, कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करती। अब देखिए एक और थ्योरी, व्हेन वेवलेंथ लैम्डा 1 इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ फ्रिंज n1, एट द सेम पॉइंट वेवलेंथ लैम्डा 2 इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फ्रिंज n2। तो बिल्कुल क्लियर है, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो इसको याद रखिए। अब मैं कुछ और बातें आपसे करना चाहूंगा। हाँ, when waves from two coherent sources as well as to interfere in space, shape of the fringes is hyperbolic। अब ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होता है, शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। बस इतना आपको याद रखना है, शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होता है, हाइपरबोलिक। अब देखिए न्यूमेरिकल्स, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, two slits are placed 2 millimeters from each other. Interference pattern is observed on a screen placed 2 meters from the plane of slits. What is the fringe width for a light of wavelength 400 nanometer? तो सबसे पहले देखिए D, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये मीटर हो गया, और कैपिटल D हो गया आपका 2 मीटर, और वेवलेंथ हो गई
400 नैनोमीटर मतलब 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब आपसे फ्रिंज विड्थ पूछा है तो आसान है, लैम्डा डी बाय डी, 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2/2 इंटू 10⁻⁻3 कैंसिल, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर। तो 0.4 मिलीमीटर यह आपका फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे किसी क्वेश्चन में यह आया, इफ वाइट फ्रिंज, जैसे मैं आपको एक लैंग्वेज लिख के बता देता हूँ, ऑफ 7th ऑर्डर with wavelength λ1 is formed at a point P. At the same point P, fifth dark fringe is formed for wavelength λ2। अब इस तरह की कोई लैंग्वेज है किसी क्वेश्चन में, पॉइंट वही है, एक ही पॉइंट पर अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग ऑर्डर की फ्रिंजेस बनेंगी। तो पी पर अब देखिए दोनों केसेस में y क्या रहेगा, सेम रहेगा। y क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। y का मतलब होता है डिस्टेंस। अब पहले बोला है 7th ऑर्डर वाइट फ्रिंज, तो 7 लैम्डा डी बाई डी, वेवलेंथ कितनी है λ1। फिफ्थ 2 इंटू 5-1 अपॉन 2 λ2 डी बाई डी। तो आपका जो क्वेश्चन बना वो इस तरह से बन गया, 5 10 -1 9 λ2 बाई 2। तो अब इस तरह का देखिए क्वेश्चन बन गया। कोई भी एक वेवलेंथ दे देंगे आपसे, दूसरी वेवलेंथ पूछ लेंगे। इस तरह की लैंग्वेज का भी बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर illuminated by light of wavelength 5890 angstrom and the distance between the fringes obtained on the screen is 0.2 डिग्री। तो ये दिया हुआ है आपको एंगुलर विड्थ, डिग्री में दिया हुआ है ना, तो ये क्या दिया हुआ है, एंगुलर विड्थ। द होल apparatus is immersed in water, then find the angular fringe width। तो देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो अल्फा लिक्विड, तो हम लिख सकते हैं अल्फा एयर अपॉन म्यू लिक्विड, कम हो जाएगी। तो अल्फा लिक्विड हो गया, अल्फा एयर था 0.2, ये हो गया 4/3, 0.6 अपॉन 4, 6 अपॉन 40, 3/20। अब जरूरत पड़ेगी तो ऑब्जेक्टिव के आंसर के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको अब याद रखना चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। टू स्लिट्स
in Young's experiment are 0.02 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये आपको दिया हुआ है, सेंटीमीटर में ही अभी लिख लेते हैं, सेंटीमीटर। द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये दिया हुआ है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। और formed on screen 80 सेंटीमीटर अवे, कैपिटल डी 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। अब देखिए यहाँ पे हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। अब मीटर में बदलने के लिए एक और 10 टू द पावर माइनस 2 लग जाएगा, तो डिस्टेंस हो गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। अब हमसे पूछा गया है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, पांचवी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज होगी Y5 ब्राइट या वाइट, 5 लैम्डा डी बाय डी। अब वैल्यूज देख लेते हैं। लैम्डा है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। कैपिटल डी की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन स्मॉल डी। तो स्मॉल डी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो अब आप देखिए, ये तो कट गया और 2 ने 8 को काट दिया 4 बार, तो ऊपर बचा 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ये हो गया 30 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। ये 0 तो यहाँ से कट गया, तो 3 इंटू 4 12 मीटर। तो 12 मीटर पे बनेगी, सेंटर से 12 मीटर के, सेंटर से 12 मीटर के डिस्टेंस पर बन जाएगी। सेंटर से 12 मीटर के डिस्टेंस पर फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, पांचवें ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी सेंटर से 12 मीटर के डिस्टेंस पर। तो सावधानी से आपको देखिए यूनिट्स का क्या रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दो बातें होती है, एक तो क्या है, आपको फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिट बिल्कुल आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और तीसरी बात, कैलकुलेशन बहुत सावधानी से करना चाहिए। कैलकुलेशन में मैं भी गलती कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जहां हमने अपनी स्पीड को अनकंट्रोल किया तो हमारे कैलकुलेशन में गलतियां हो ही जाएंगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के प्लान से ये इसको क्या करा गया है, स्टार्ट करा गया है। अब देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर है। तो यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर किसी भी वेव के पाथ में हम एक कांच की पट्टी या माइका की पट्टी या स्ट्रिप जिसकी मोटाई है, कुछ ना कुछ मोटाई होगी, अगर रख दे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, पहली बात पाथ डिफरेंस बदल जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, पाथ डिफरेंस बदल जाएगा। और उसके कारण फ्रिंज पैटर्न जो है आपका, फ्रिंज पैटर्न जिसे हम बोलते हैं पर्दे पर जो हमें व्हाइट और डार्क, व्हाइट और ब्लैक फ्रिंजेस मिलती है, उसे हम बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। तो वो फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब देखिए फ्रिंज पैटर्न यहाँ पर दो तरह से डिस्प्लेस हो सकता है, या तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर सरक सकता है या फ्रिंज पैटर्न नीचे सरक सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि फ्रिंज पैटर्न कब ऊपर सरकेगा और फ्रिंज पैटर्न कब नीचे सरकेगा। अगर ऊपर वाली वेव के पाथ पे अगर आप रख दो माइका शीट या कांच की कोई शीट, तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर नीचे वाली वेव के पाथ पर आप कांच की पट्टी या माइका की शीट रख दो,
तो फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा समझेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ ए गिवन thin sheet of a transparent material such as glass or mica, that transparent sheet is introduced in the path of one of the two interfering beams। तो दो इंटरफेरिंग बीम्स होती है, एक होती है S1P होती है, दूसरी S2P होती है। उनमें से किसी एक के पाथ पर हम ट्रांसपेरेंट शीट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, द फ्रिंज पैटर्न गेट्स डिस्प्लेस्ड। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्रिंज पैटर्न होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। ये याद रखने वाली बात है। ये देखिए अब वो कहाँ डिस्प्लेस होता है, ये भी लिखा है, टुवर्ड्स द बीम इन whose path the sheet is introduced। तो मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता दिया, अगर ऊपर वाली बीम के पाथ पे रखा गया है तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर नीचे वाली बीम के पाथ पे रखा गया है तो फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये कहा गया, दिस शिफ्ट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। तो इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट कहा जाता है। तो अब हम आगे चल के कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट कितनी होती है। अब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट करने से पहले कुछ एक चीजें मालूम होना चाहिए। तो टी क्या है, थिकनेस ऑफ शीट जिसे हमने इंट्रोड्यूस करा है, और म्यू क्या है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ शीट। ठीक है, अभी यहां हमने इसे ऊपर वाली वेव के पाथ में इंट्रोड्यूस करा है। तो अब लेटरल शिफ्ट होती है D/D इंटू, इसको भी याद रखिए, तो मैं इसको लिख देता हूं। तो लेटरल शिफ्ट होगी बीटा बाय लैम्डा म्यू -1 इंटू टी। तो बीटा आप जानते हैं, बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ है। तो थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगी। अब देखिए ये हमारा सवाल, स्टेटमेंट वाले, आजकल ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, if screen is moved away from the plane of slits, angular separation of fringe just remain constant। तो एंगुलर सेपरेशन का मतलब है एंगुलर विड्थ। तो हम जानते हैं कि एंगुलर विड्थ होती है लैम्डा बाय डी, और it does not depends upon d, जो कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन होता है। तो अब ये पहला स्टेटमेंट, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे, तो स्क्रीन को अगर दूर ले जा देंगे तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहा गया है एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि वो डी पर डिपेंड नहीं करता। अब स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। तो स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। हम वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं,
देन एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेस। तो देखिए वो तो होता है लैम्डा बाय डी। तो वो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एंगुलर सेपरेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और ये क्या कह रहा है, डिक्रीजेस। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर है पहला, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। तो जब तक पूरा नॉलेज अगर नहीं होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि एंगुलर सेपरेशन क्या होता है। एंगुलर सेपरेशन का, अच्छा देखिए एक और मतलब है यहाँ पर, एंगुलर सेपरेशन का मतलब होता है, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए लैंग्वेज, का मतलब होता है एंगुलर विड्थ। और एंगुलर विड्थ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो क्या होता है, आपका अल्फा होता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और वो कैपिटल डी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम स्लिट को दूर ले जा रहे हैं तो स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये हम जानते हैं। डिस्टेंस विल डेफिनेटली increases. अब लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीजेस। अब लीनियर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज क्या होता है, लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस, ये होता है बीटा लैम्डा डी बाय डी। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली बीटा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीजेस गलत। दूसरा एंगुलर सेपरेशन, अब बात करते हैं एंगुलर सेपरेशन की। तो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस is alpha, that is angular width। तो एंगुलर विड्थ हम जानते हैं कि एंगुलर विड्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन डी, अल्फा डज नॉट डिपेंड अपॉन depends upon D। तो ये कहना एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस इंक्रीजेस इज रॉन्ग, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस डिक्रीजेस ये भी रॉन्ग, लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस इंक्रीजेस, यस लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस इंक्रीजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चौथा होगा। तो लीनियर सेपरेशन कैपिटल डी पर डिपेंड करता है, पर एंगुलर सेपरेशन कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इन a young double slit experiment, a student observes 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen. तो इसकी हमारे पास थ्योरी है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एन लैम्डा इज कांस्टेंट। तो एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। पहले कितनी फ्रिंजेस थी, 8 थी।
और वेवलेंथ थी हमारी 600। अब कितनी फ्रिंजेस दिखाई देंगी जब वेवलेंथ है कितनी 400? तो N2 हो जाएगा आपका 8 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 400। ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए। 4 ने 8 को कितनी बार कैंसिल कर दिया? 2 बार। तो 2 इंटू 6 12। तो अब हमें कितनी फ्रिंजेस दिखाई देंगी? अब हमें कितनी फ्रिंजेस दिखाई देंगी? 12 फ्रिंजेस दिखाई देंगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तीसरा। तो हमेशा याद रखो n लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस है और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। अगर आप वेवलेंथ बदलोगे तो फील्ड ऑफ व्यू में दिखाई पड़ने वाली फ्रिंजेस की जो नंबर है, संख्या है, वो भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes। तो देखिए, जो फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। वो किस पे डिपेंड करती है? डी और डी पर। तो अब हम यहाँ इसको कह सकते हैं बीटा 1 अपॉन बीटा 2, कैपिटल D1 अपॉन कैपिटल D2। स्मॉल डी नीचे है इसलिए ये हो जाएगा D2 बाय D1। बीटा 1 अपॉन बीटा 2। अब डिस्टेंस क्या कर दिया हमने? डबल कर दिया। पहले डिस्टेंस था देखिए D एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज इज डबल। अब डिस्टेंस कितना हो गया? डबल। पहले स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस थी D, अब वो क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज हाफ। तो ये हो जाएगा आपका बीटा 1 अपॉन बीटा 2। डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 इंटू 2, 1 अपॉन 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो नई फ्रिंज विड्थ होगी पुरानी फ्रिंज विड्थ का 4 गुना हो जाएगी। इट विल बिकम 4 टाइम्स। इट विल बिकम 4 टाइम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा चौथा आंसर। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं पेपर बहुत सिंपल है और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली किस पर बेस्ड होते हैं? फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमें सारे फॉर्मूले क्या हो? याद हो। फॉर्मूले याद नहीं किए जाते। फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने से फॉर्मूले अपने आप क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं। तो इस बेसिक फैक्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? तो ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। अल्फा लिक्विड इक्वल टू अल्फा एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ लिक्विड। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लिक्विड में क्या होता है? वेवलेंथ कम हो जाएगी। एयर में वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ के कम होने से एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हमें दिया गया है कि एयर में एंगुलर विड्थ कितनी है? 0.2। और यहाँ लिक्विड की जगह यूज किया गया वाटर, तो हम लिख देते हैं अल्फा वाटर। ये है 0.2। अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अब ये हो जाएगा म्यू वाटर। तो अल्फा वाटर विल बी
0.2 डिवाइडेड बाय 4/3, तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 4। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 4 को हम लिख सकते हैं 6/40, 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 3/20, 3/20 डिग्री, 3/20 डिग्री। पर यहाँ पर जो हम देखते हैं कि आंसर किस में दिया हुआ है, आंसर तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 0.1, 10.15, और ये 100 आ जाएगा, तो 5 बार डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 0.15 डिग्री आंसर अल्फा वाटर का आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। हमेशा आप याद रखिए कि चाहे फ्रिज विड्थ हो, चाहे एंगुलर विड्थ हो, दोनों के केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम इसका आंसर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा का मतलब क्या हो गया, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, और एंगुलर विड्थ को हम ये भी कहते हैं एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन, एक और नाम इसको दिया गया है, ये भी कहा जाता है, एंगुलर सेपरेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये बात हमें अब ध्यान रखनी चाहिए कि एंगुलर विड्थ और दोनों का जो वेवलेंथ क्या होता है, लिक्विड में वेवलेंथ क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसके कारण ये अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब देखिए, अगर हम अगले साल के एग्जामिनेशन के बारे में बोले तो YDSC, जिसे हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने प्रयास किया है और लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन को हम एक जगह ला सकें, और लगभग जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करा दें, जिससे आप जब परीक्षा में जाएंगे तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन क्या है, आता ही आता है, और उसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। See you in the next lecture. Bye bye.